गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मैं अभी ग्रामर स्टार्ट कराया हूँ। एक क्लास हो चुकी है और ग्रामर में जो पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ नाउन। अंडरस्टूड? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर है नाउन। इसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस वगैरह इस तरह से कराऊंगा। इसमें कुछ मैंने क्लासेस ले चुका हूँ पहले ही और अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसकी आगे की क्लासेस 10 मिनट मैं आपको देता हूँ रिवाइज करने के लिए। जो मैंने पहले एकदम बेसिक्स नहीं रिवाइज कराऊंगा, है ना। नाउन क्या होता है ये चीज़ें मैंने बहुत ही बेसिक्स पहले पढ़ा दिया है, बट हाँ जो रूल्स मैंने पढ़ा है जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, क्योंकि ये स्पेशली मेंस के लिए है, तो इतना मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों को पहले से इसके बेसिक्स के बारे में आपको पता होगा। तो इसमें रूल्स कौन कौन से पढ़ाया हूँ वो चीज़ मैं थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। मैंने एक टाइप पढ़ाया है ना। 3-4 ही रूल्स पढ़ाए हैं इसमें। एक टाइप नाउन का पढ़ाया है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन उसमें मैंने बताया था कि एडवाइज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरी, इस टाइप के नाउन अगर आते हैं तो इनके साथ नो यूज़ ऑफ ए एन, डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। फिर मेनी का यूज़ नहीं करेंगे इसके साथ, फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? और इनको एज सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं और सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर नाउन कंसीडर किया जाता है। तो वर्ब भी अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं कहीं पे, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर हो गई। एक टाइप तो मैंने ये पढ़ाया हुआ है। दूसरा टाइप मैंने नाउन से रिलेटेड बताया है कि नाउन जो यूज किया जाता है, नाउन किसी सेंटेंस में या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी कह सकते हैं किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया गया है या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया गया तो वहाँ पे नाउन यूज किया जाना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इस पे डेप्थ में लेकर के चलूँ तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। इसी का नाउन इंटेलिजेंस होता है। ये नाउन है। अब जब हमें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, जैसे कि इंटेलिजेंट is required to crack this exam. It is not your cup of tea. कप ऑफ टी का मतलब ये कोई आसान चीज़ नहीं है ना। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। तो देखिए यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज करना है आपको। इसके कहने का मतलब क्या है? ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको बुद्धि की ज़रूरत है। इसका मतलब होता है विवेक, बुद्धि। इसका मतलब बुद्धिमान होता है। अंडरस्टूड? जैसे आई एम इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान हूँ, है ना। सो आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम, इसलिए मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। मैंने ये रूल्स के तौर पे क्यों लिखवाया है कि नाउन सब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पे नाउन को यूज़ किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड करेक्ट है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, है ना, एक एडजेक्टिव चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में ये यूज किया गया है आई। तो इसकी क्वालिटी बताया जा रहा है कि मैं कैसा हूँ। क्वालिटी क्या होती है किसी की? वो एडजेक्टिव होती है। अंडरस्टूड गाइस? लेकिन यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज किया जा सकता है? या तो नाउन या प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। अंडरस्टूड?
तो हमें इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए वहाँ पे, ना कि इंटेलिजेंट। इसलिए ये रूल मैंने आपको बताया हुआ था। एक और रूल मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो विदाउट एस और ई एस के होते हैं, बट वो यूज प्लूरल के रूप में यूज किए जाते हैं, और उनके लिए वर्ब भी प्लूरल होगी अगर वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं। जैसे कि कैटल, मैंने बताया था कल, पिजेंट्री, पिजेंट्री, जेंट्री, क्लैरिजी, पादरी का समूह होता है। पुलिस, इसमें बताया था मैंने, पुलिस अगर मेंबर्स के रूप में यूज किए गए हैं, मतलब पुलिस मेंबर्स के, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रहेंगे तो वो सिंगुलर लिए जाएंगे, एक्सेट्रा। पीपल भी इसमें आप लिख सकते हो, पीपल। अंडरस्टूड। ये वो टाइप है, मैंने पिछली क्लास में ये बता दिया है। अब ये जब भी यूज किए जाएंगे तो इनके एस और ई एस का यूज इनके साथ नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये दिखने में सिंगुलर है बट यूज्ड एज प्लूरल, एज प्लूरल मीनिंग, यूज्ड एज प्लूरल। लेकिन ये प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं, और जब प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं तो इनके लिए अगर वर्ब भी कैसी यूज की जाएगी, पी एल लिख देता हूँ शॉर्ट में, प्लूरल। जैसे कैटल वर्ड आ गया तो एग्जाम्स में क्या करेगा वो, इसको कैटल्स लिख देगा, फिर हैव बीन ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैं एग्जाम्पल छोटे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए, ये मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना। ग्रेजिंग इन द फील्ड, अंडरस्टूड गाइस। अब यहाँ पे कैटल्स लिख दिया, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल ही नाउन है, बट ये दिखने में सिंगुलर लग रहा है विदाउट एस के, इसकी मीनिंग प्लूरल ही है, तो हमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कैटल। ऐसी गलती दे सकता है, या फिर कैटल देगा और यहाँ पे हैज़ बीन दे देगा, मतलब नाउन तो प्लूरल ही लिखा है लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या दे देगा, सिंगुलर दे देगा, तो भी गलती हो सकती है। तो ये भी पार्ट मैंने कल करा दिया था। अब आगे चलते हैं फर्दर आपके नेक्स्ट, मतलब 3-4 रूल हुए हैं और हम अब रूल नंबर 5 पे चलेंगे। रूल नंबर 5, ये टाइप है, ये नाउन के टाइप है। यहाँ पे वो टाइप मैं बताऊंगा, दीज आर, ऐसे लिख सकते हैं, दोज नाउन्स विच लुक लाइक प्लूरल, हम कह सकते हैं विद एस या एस, एंड यूज्ड also plural and take plural verb। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हो तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ यूज्ड एज सब्जेक्ट तभी तो वर्ब प्लूरल लेंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ी लेंगे। अब ये वो कौन कौन से नाउन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लिखना, लिख लीजिए। सीजर्स, टोंग्स, चिमटा, सीजर्स मतलब कैंची, गैलोज वर्ड भी काफी बार आया हुआ है, गैलोज, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर यूज नहीं करेंगे, बाइनोकुलर्स, अंडरस्टूड। जीन्स ट्राउजर्स, आर्म्स, अमेंड्स, भीख होता है ना, आर्म्स, अमेंड्स संशोधन होता है, आर्चीव्स, दस्तावेज वगैरह जो होते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज वगैरह, एरियर्स जो बकाया होता है, एरियर्स जो सैलरी के साथ ऐड होकर के आता है, एम्बर्स,
एसेस, एसेस राख होती है, एसेस। एम्बर्स जो लपटें होती हैं, मतलब आग जल रही है तो जब तक वो रेड रेड रहता है उसको एम्बर्स बोलते हैं। उसको आप हिंदी में क्या लपटे, लपटे ही बोलते हो आप, है ना। लॉजिंग्स, फूडिंग एंड लॉजिंग्स आप देखते हो ना जब कहीं पे ठहरने जाते हो तो, लॉजिंग्स। प्रोसीड्स, समन्स काफी बार आया हुआ है वर्ड समन्स, जो ज़्यादा बार यूज किया गया वर्ड हो वही मैं लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। वेजेस, बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, थोड़ा स्पेलिंग सही लिख लीजिएगा। बिलोंग, बिलोंगिंग्स, ट्रूप्स, रिचेज, ट्रूप्स, एक्सेट्रा। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस आए, इन पे आए हुए। स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, ये भी काफ़ी बार आया है। स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, एक्सेट्रा। इनको अब लिख लीजिएगा। ये वर्ड्स जनरली आते हैं एग्जाम्स में। अब ये सिंगुलर की तरह यूज नहीं किए जाएंगे, मतलब बिना एस के इनको यूज नहीं करेंगे हम, अदरवाइज मीनिंग चेंज हो जाएगी या फिर रॉन्ग होगा, दो ही चीज होती। अंडरस्टूड। चलिए मैं अभी आपको फिलहाल इनके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। आई हैव बॉट, BOGST, बॉट स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल दैट आर, दैट इज, सॉरी पहले गलती करना है फिर उसके बाद, दैट इज वेरी attractive and expensive, एक्सपेंसिव। देखिए पहले चीज तो अब किसके बारे में बात की जा रही है, चश्मे के बारे में बात की जा रही है, इस सेंटेंस से पता चल जाएगा। तो ये क्या होगा, स्पेक्टिकल ना होकर के स्पेक्टिकल्स होगा। दूसरी चीज इज का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, मीनिंग्स में भी प्लूरल है, दिखने में भी प्लूरल, तो यहाँ पे आर का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस। तो इस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इसके। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो रूल है, ये वैसे नाउन है ना। नेक्स्ट टाइप, टाइप 6, टाइप 6, टाइप 6 में दोज नाउन्स, दोज नाउन्स which look like plural but used as singular and takes, sorry, but used as singular take singular verb if they are used, they are used as subject। सेंटेंस में अगर वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं तो वर्ब क्या लेंगे, वो सिंगुलर लेंगे। जैसे इस तरह से कौन कौन से नाउन होते हैं, पहले तो कुछ सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स। अब ये दिखने में तो प्लूरल है, फिजिक्स, लास्ट में एस है ना, इकोनॉमिक्स, एथिक्स,
ये क्या है, ये सब्जेक्ट्स हैं, इसके आगे लिख सकती हो सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि मैं मैथमेटिक्स आर नॉट सो गुड एज इंग्लिश, अंडरस्टूड। ये अगर लिख लीजिए एग्जाम में दे देगा माई मैथमेटिक्स आर नॉट सो गुड एज माई इंग्लिश, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या गलती है, मैथमेटिक्स वर्ड तो ठीक है लेकिन ये यूज कैसे होगा, सिंगुलर के रूप में, तो इज का यूज करेंगे, अंडरस्टूड। तो ये हो गया पहला पार्ट, कुछ सब्जेक्ट्स। और कुछ ऐसे कॉमन नेम जैसे कि न्यूज़ बहुत बार आया हुआ है, इनिंग्स सबसे ज़्यादा बार यही आया है इस फॉर्म में, इनिंग नहीं होता इनिंग्स होता है, सीरीज है ना, कोई सीरीज हो रही है, कोई इनिंग्स हो रहा है, समन्स, और हाँ गेम के नाम होते हैं, बहुत सारे गेम होते हैं, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स एंड एक्वेटिक्स, पानी में खेला जाता है, एक्वेटिक्स एक्सेट्रा। कुछ बीमारी के नाम होते हैं, इसके आगे लिख सकते हो ये गेम है ना, है तो गेम लेकिन इनके नाम के साथ ही एस का यूज करते हैं। और कुछ बीमारी के भी नाम होते हैं, ऐसे बहुत सारी बीमारी होती है ना, मीजल्स, रिकेट्स, मम्स, शिंगल्स, लिख सकते हो आप, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स एक्सेट्रा। ये नाउन जो मैंने अभी लिखा है आपके सामने, ये नाउन दिखने में एस और एस के साथ होते हैं, यानी दिखने में ये प्लूरल होते हैं, बट यूज्ड कैसे होंगे, ये सिंगुलर के फॉर्म में होंगे। और इनके साथ नोट करके लिख सकते हो, वी शुड नॉट रिमूव एस एस टू मेक इट सिंगुलर, अंडरस्टूड। तो ये हो गया आपका 6th नंबर था, टाइप नंबर 6। अभी मैं क्वेश्चन इसे कराऊंगा 100 के आसपास क्वेश्चंस टोटल कराऊंगा इससे रिलेटेड, तब उसमें काफी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, अंडरस्टूड। तो ये जो है पांच तरह के टाइप्स बताया और एक रूल बताया था मैंने, है ना। और एक और टाइप लिखिए, ये टाइप क्या, ये रूल है। कुछ नाउन होते हैं जो यूनिट के फॉर्म में यूज किया जाते हैं, समझाता हूं मैं आपको। एज आई, ऐसे लिख देता हूं रूल, इफ दीज आर यूज्ड एज यूनिट, है ना, न्यूमरल यूनिट कह सकते हो, न्यूमरल यूनिट मतलब गिनने की इकाई, न्यूमरल यूनिट, देन should not be used with s or as, but without न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर ये न्यूमरल एडजेक्टिव के बिना आते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या मतलब 1 2, ये न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, 3,
तो 1 से एक्सेट्रा, मतलब जो काउंटिंग होती है वो न्यूमरल एडजेक्टिव, उनको इंग्लिश की भाषा में न्यूमरल एडजेक्टिव बोला जाता है, लैंग्वेज की, ग्रामर की लैंग्वेज में, है ना। बट विद अगर आते हैं तो अच्छा, शुड बी यूज्ड, क्या लिखा है, इफ दीज आर यूज्ड एज यूनिट देन शुड बी यूज्ड, विदाउट होगा, विदाउट, सॉरी, यस, बट ऐसे लिख लो, बट लिखने की जरूरत नहीं है, बट इफ दे आर शोइंग नंबर्स, अगर नंबर्स को शो करते हैं वो नंबर्स, यानी विदाउट न्यूमरल एडजेक्टिव, विदाउट न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव के बिना यूज किए गए हैं, नंबर्स को शो कर रहे हैं, देन कैन बी यूज्ड विद एस और एस। आपको समझा देता हूँ, ये है ना, ये इतना फॉर्म रूल्स लिखने से अच्छा है आपको चीज़ें समझाऊं तो अपने से भी लिख लोगे। जैसे हम कहते हैं कि सैकड़ों लोग, है ना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, hundreds of people were plundered were plundered by the invasion of Islamic rulers. Islamic rulers. अब यहाँ पे 100 लिखोगे तो गलत होगा, जब 100 लिखेंगे तो 100 लिखेंगे, अंडरस्टूड, मतलब सैकड़ों लोग, ये 200 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, मतलब कि इनडेफिनिट नंबर को शो करता है, बट वो हंड्रेड्स में शो करता है, तो यहाँ पे हंड्रेड्स करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, आई नीड 200 people for this construction, इस कंस्ट्रक्शन के लिए 200 लोग चाहिए, अंडरस्टूड। तब यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा, यहाँ पे एस का यूज गलत होगा, अगर एस लगा देगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, अंडरस्टूड गाइस। दिस 200 रुपीज, है ना, माई ब्रदर bought 3 dozen egg from the market, अब 3 डजन्स नहीं, ये क्या होगा, 3 डजन एग्स, अंडरस्टूड, ये यूज किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, यूनिट होती कौन कौन सी है, मतलब यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो, 100 हो गया, 1000 हो गया, ये सब हो गए, जैसे कि 2 पेयर शूज, पेयर यूज कर लिया, अंडरस्टूड, 100 डजन, 1000 मिलियन, डजन, 1000 मिलियन, बिलियन,
एक्सेट्रा, जो काउंटिंग में यूज किए जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों हो ये मैं बता देता हूँ, जिससे चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। देखिए लास्ट में एक नाउन होता था, जब इनके साथ कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आती थी तो लास्ट में क्या होता था, नाउन होता था, कोई ना कोई नाउन होता था ना। ये मान लीजिए कोई, जैसे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो यूनिट है, यूनिट जो न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ, न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ जो यूनिट है, इसके साथ एस ई और ई एस नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि ये यूज कैसे की जा रही है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो कभी भी प्लूरल होता ही नहीं है। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। अंडरस्टूड? किसी भी की वो विशेषता आपकी उसकी क्वांटिटी के बारे में बता सकते हो, उसकी क्वालिटी के बारे में बता सकते हो, या फिर उसके नंबर्स के बारे में बता सकते हैं। अंडरस्टूड? जो नाउन के मीनिंग्स में कुछ ना कुछ ऐड करें, है ना, कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए यूज किया गया हो, वो एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है। वो क्या होता है, वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। प्लूरल कौन होता है, या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या वर्ब्स हो सकते हैं। अंडरस्टूड? जैसे कि मान लीजिए एक एडजेक्टिव मैं आपको रॉ एडजेक्टिव बताता हूँ एकदम से, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ये क्वालिटी है, किसी की विशेषता है, बताती है ये वर्ड। क्या इसके साथ एस लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। समझ आए? और कोई भी ऐसा ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ये भी किसी की क्वालिटी बताती है। ब्यूटीफुल्स आपने कभी पढ़ा है? नहीं। एडजेक्टिव के साथ कभी भी एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। और यहाँ पे ये जो नाउन है, ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स एज एडजेक्टिव ही यूज होती हैं, इसीलिए ये रूल बनता है। और अगर जब मैं हंड्रेड्स की बात करता हूँ, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जैसे बोला, तो वहाँ पे हंड्रेड्स क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये एक नंबर्स को शो कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव तो तब होगा ना जब इसके बाद कोई नाउन आएगा। विदाउट, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया गया है ना। और सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का जो रहता है वो क्या होता है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये यानी नाउन है। जैसे कि मैंने आपको एक ये रहा आपका ये हंड्रेड्स, अब इसी हंड्रेड्स की वजह से तो यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है, यानी सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यूज है, यानी नाउन है, तो नाउन को प्लूरल सिंगुलर हम बना सकते हैं। नाउन को प्लूरल सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन जब ये वर्ड के बाद कोई ना कोई एक नाउन, जैसे एग्स आया, ये क्या है, एग नाउन है। अब नाउन की जो नाउन का जो क्वालिटी बताए, नंबर्स बताए, क्वांटिटी बताए, वो वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 डजन हम नहीं लिखेंगे, 3 डजन लिखेंगे। अंडरस्टूड? ये एस का यूज नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? मतलब कि ये अगर रूल है तो क्यों रूल बना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब ये सब पे ही मतलब लागू होता है। अब इसको आप ऐसे भी एक रूल, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखी गई हैं। ऐसे लिखा गया है कि कहीं पे कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन को प्लूरल नहीं, को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, या फिर लास्ट वाले नाउन के साथ एस और एस लगाएंगे। अंडरस्टूड? तो मैं कहता हूँ कि आप उतना ये सब चीज़ें, और कहीं पे ये लिखा जाएगा हाइफेनेटेड नाउन। हाइफेनेटेड नाउन को हम एस और ई एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो ये कोई रूल याद ही नहीं करना है आपको। आपको याद क्या करना है कि कोई नाउन आ गया, अगर उसके पहले यहाँ पे कोई नाउन है तो वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो उसके साथ हम एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? सिंपल सी बात। और ये इसके एग्जांपल्स अगर देखना, जैसे कि मैं कहता हूँ कि वेन एवर आई गो टू दिल्ली, आई यूज टू स्टे इन
ऑफ 5 स्टार्स, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। होटल इन अ 5 स्टार होटल्स, मैं किसी 5 स्टार होटल में रुकना पसंद करता हूँ या रुकता हूँ, है ना, रुका करता हूँ। तो एक चीज़ बताइए, ये 5 स्टार करेक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव के तरह यूज किया गया है। इस होटल की क्वालिटी बताई रहेगी, होटल किस टाइप का है, समझ में आ गया? तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी एस और ईएस के साथ नहीं आता है। लेकिन अगर ये 5 स्टार वर्ड्स गलत नहीं है, यहाँ पे यूज गलत है इसका। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ व्हेन आई गो टू सॉरी गो ऑन गो ऑन द रूफ, आई लुक एट द at those 5 stars, they are always together, वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। they are always together या they stay always together, वो साथ साथ रहते हैं, या आप कहते हैं they are always together। अब यहाँ पे जो 5 स्टार्स लिखा गया है, ये क्या है? ये करेक्ट है, ये यहाँ पे करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे एक नाउन की ही फॉर्म में यूज किया गया है। इसके बाद कोई यहाँ पे नाउन नहीं है जिससे ये एडजेक्टिव का काम करे। समझ में आ गया कि कब एस लगेगा, कब एस नहीं लगेगा। और कोई रूल्स नहीं, मतलब मैं नीतू सिंह की किताब है, उसमें एक डिफरेंट तरीके से इसको रूल बना करके कि कंपाउंड नाउन में ये रूल नहीं है ना। एस पी बख्शी ने भी कंपाउंड नाउन में एस और एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाते मैंने वो बता दिया आपको, समझ में आ गया? अगर कोई नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो पहले वाला नाउन उस नाउन का एडजेक्टिव कहलाता है ना। वो उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होता है, इसलिए वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था ये एग्जाम, और इसी एडजेक्टिव से रिलेटेड, एडजेक्टिव लिख देता हूँ, एडजेक्टिव रिलेटेड रूल एक और है। रूल जैसे कि कोई क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, पुअर गरीब, आई एम पुअर बोलते हैं ना, पुअर, रिच धनी। और कोई इंटेलिजेंट हो गया, प्रूडेंट विवेकी, प्रूडेंट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ये क्या है? किसी न किसी क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हैं, यानी ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन से टाइप के हैं? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज है। अगर इनका यूज इफ यूज्ड एज दिस सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हुए, सब्जेक्ट टू डिनोट, डिनोट पीपल, द will be used before them, उनके पहले क्या यूज किया जाएगा? द यूज किया जाएगा। जैसे एंड आगे लिख सकते हो, एंड दे आर कंसीडर्ड, कंसीडर्ड प्लूरल, और वो कैसे कंसीडर किए जाएंगे? प्लूरल। एंड टेक प्लूरल वर्ब, जिससे कि मैं कहता हूं रिच, सॉरी, rich should not
should not look down upon the poor। देखिए द, अब यहाँ पे रिच लिखा गया है, रिच क्या है, एक एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट के रूप में यूज ही नहीं हो सकता है, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको नाउन बनाने के लिए द लगाएंगे। समझ में आया? तो यानी द रिच होगा। द रिच का मतलब होता है रिच पीपल, मतलब धनी लोग। द पुअर का मीनिंग होता है पुअर पीपल, पुअर पीपल। दी ऑनेस्ट का मतलब होता है ऑनेस्ट पीपल। समझ में आ गया आपको? मतलब अगर हम रिच सिर्फ बोलते हैं तो ये किसी की क्वालिटी है, आई एम रिच, यू आर रिच, है ना। लेकिन जब द रिच बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उस टाइप के कम्युनिटी को पूरा डिनोट करता है, ये उस टाइप के लोगों को डिनोट करता है। समझ में? और वो फिर क्या होता है, प्लूरल होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। अंडरस्टूड गाइस? और ये अगर यहाँ पे तो शुड नॉट, चलो मॉडल यूज किया गया है, अगर ये मॉडल नहीं होता तो प्लूरल वर्ब होता। जैसे कि द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिगार्डेड, रिगार्डेड। अंडरस्टूड गाइस? अगर यहाँ पे इज हो जाएगा तो भी गलत हो जाएगा, ऑनेस्ट के जगह पर ऑनेस्ट एस लगा देगा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि द लगाने से, इस एडजेक्टिव के साथ द लगाने से ये क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है और सब्जेक्ट के रूप में फिर यूज किया जा सकता है। समझ में आ गया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये सभी बुक्स में नहीं है ना। ये मैंने पढ़ी थी, एस.सी. गुप्ता की एक किताब आती थी और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। हाँ, इसके क्वेश्चंस, इस पे आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग सभी ने ही डाल रखे हैं, बट ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझे। किसी किसी की बुक्स में है, किसी किसी की बुक्स में मिसिंग है ये। ओके, चलिए ये रूल हो गया आपका। टाइप्स मैंने कंप्लीट कर लिए और टाइप्स के साथ साथ ये मैंने रूल्स भी बता दिए। और अब हम लेकर के चलेंगे एक नेक्स्ट रूल की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। 1 मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये रूल है कि कोई प्रेपोजिशन, अगर प्रेपोजिशन यूज की गई है ना, इफ अ नाउन फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन एंड द सेम नाउन फॉलोड आफ्टर दैट। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नाउन आया, यही नाउन यहाँ पे रिपीट हो जाता है किसी प्रेपोजिशन के बाद, तो ये नाउन हमेशा ध्यान रखिएगा सिंगुलर फॉर्म में ही होने चाहिए। और अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज है तो वर्ब भी कैसी होगी, ये सिंगुलर ही होगी। अंडरस्टूड? वर्ब क्यों सिंगुलर होगी, कैसे होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पे है। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोग पढ़ोगे उसमें, या सिंटैक्स बचपन में पढ़ा होगा आपने, तो उसमें ये ऑलरेडी दिया है, ट्वेल्थ क्लास में, 11th या 12th की ग्रामर में दिया है ऑलरेडी। चलो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको सबसे पहले आपकी व्यवहारिक ज़िंदगी में जो आप इंग्लिश, आप क्या बोलते हैं, डे टू डे लाइफ में, यार डे टू डे, है ना, वो कमज़ोर होता जा रहा है, तो ये क्या बोलते हो आप? कभी इसको बोला है आपने, डेज टू डेज? हाँ, नहीं बोला है, ये गलत होता है, ये एक सही होता है। यही तो रूल है कि नाउन, इफ नाउन रिपीट्स आफ्टर द प्रीपोजिशन, नाउन शुड बी रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म। अंडरस्टूड? शहरों के बाद शहर तबाह कर दिए गए इस्लामिक इन्वेजन के द्वारा, या इस्लामिक रूलर के द्वारा, ऐसे लिख सकते हो। द सिटी आफ्टर cities were destroyed by
Islamic rulers during Mughal period. अंडरस्टूड गाइस? अब ये क्या होगा? गलत है. दिस शुड बी city, the city after city in the city after city was होगा, वर नहीं होगा. अंडरस्टूड गाइस? तो ये समझ में आ गया. गलती यहाँ पे भी दे सकता है, गलती सिटीज कर देगा, मतलब प्लूरल कर देगा तो भी गलत. गलती दोनों जगह पे दे सकता है एग्जाम में. तो इस रूल को भी आप इसको ऐसे बना करके लिख लो. नेक्स्ट, बहुत ही कॉमन नाउन है. हाँ, मतलब बहुत ही कॉमन रूल है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि अगर कोई कॉमन नाउन is used as सिंगुलर फॉर्म में अगर यूज किया गया है एंड सिंगुलर, इट टेक्स सिंगुलर pronoun for that if gender is not defined. Gender is not defined. Not defined, sorry. It takes singular pronoun. Gender is not defined. तो क्या लेंगे वो? he, his, him का यूज करेंगे उसके लिए हम. जैसे कि अगर मान लीजिए टीचर यूज किया है, टीचर लड़का है लड़की है कुछ नहीं पता, इसके लिए जब भी यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे, हिम का यूज करेंगे अगर इसके लिए हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है या एडजेक्टिव यूज करना है, और ही का यूज करेंगे, है ना. जब तक इसके साथ लेडी वर्ड, वुमेन वर्ड नहीं जोड़ा जाता है, मतलब इसको शो नहीं किया जाए कि ये फेमिनिन जेंडर है ना, तब तक इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर में. ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, वैसे बहुत ही कम आता है. जैसे टीचर, ऐसे माई क्लास टीचर, माई क्लास टीचर has not taken attendance yet in attendance in his classroom. अब हिज का यूज करेक्ट है, हर लिख देता तो ये क्या होता है? इनकरेक्ट हो जाता. अंडरस्टूड? तो ये बहुत बेसिक सा है कि मतलब जैसे कि हम डॉक्टर्स लिखते हैं तो उसको हम हमेशा कंसीडर क्या करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर में कंसीडर. क्लर्क लिखेंगे, एडवोकेट लिखेंगे, वर्कर लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे, इवन लीडर लिखेंगे, तो दे आर कंसीडर्ड एज द मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर फॉर्म. अंडरस्टूड? तो फिलहाल के लिए अभी ये आपका रूल्स कंप्लीट हो गए, और फिर इसके बाद हम चलेंगे अपोस्ट्रोफ की तरफ. अपोस्ट्रोफी पढ़ेंगे और कुछ एक हाँ कंपाउंड नाउन से रिलेटेड एक
रूल होता है, आप और नोट डाउन कर लीजिए। कंपाउंड नाउन, कौन कौन से कंपाउंड नाउन? जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ड अगर यूज किए गए हैं किसी नाउन को बनाने में, वो कंपाउंड नाउन होते हैं। अंडरस्टूड? तो अगर उसके साथ अगर हमें प्लूरल बनाना है, जैसे मान लीजिए कमांडर, कमांडर इन चीफ, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? एग्जाम में आपको दे देगा कमांडर इन चीफ्स दे देता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या होगा? कमांडर के साथ एस लगेगा, इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। अंडरस्टूड? इसके साथ एस का यूज किया जाएगा, ना कि इसकी जो टाइटल उसके साथ नहीं यूज किया जाएगा। मतलब मेन जो नाउन है उसके साथ हम फर्स्ट वर्ड के साथ, जैसे सिस्टर, सालियाँ आपकी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम सिस्टर्स इन लॉ लिखेंगे, सिस्टर इन लॉ, ये करेक्ट होता है। एग्जाम में क्या दे देता है कभी कभी आपको, सिस्टर इन लॉज, इधर एस लगा देंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया कि जो मेन नाउन है इस किसी कंपाउंड नाउन में, जो मेन नाउन है उसी के साथ हम एस और ई एस का यूज करके उसको प्लूरल बनाएंगे। समझेंगे? बट अगर अपस्ट्रोफ लगाना है, बट इफ अपस्ट्रोफ एस is used to make it possessive case, it possessive, अगर possessive case बनाने के लिए apostrophe s लगाते हैं, apostrophe s should be used with the last word, with the last word। जैसे कि मान लीजिए I have stolen my sister in law, my sister in law बैग, गलत हो जाएगा, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगी। इसमें क्या होगा, सिस्टर इन लॉज बैग होगा, अपॉस्ट्रोफी यहाँ पे यूज की जाएगी। समझ में आया कि अपॉस्ट्रोफी यूज की जाती है अगर उसको पॉजेसिव, उसका अधिकार दिखाने के लिए पॉजेसिव केस में, तो वो लास्ट वाले वर्ड के साथ यूज होगी। अगर हमें प्लूरल बनाना है उसको, तो वो मेन जो नाउन है उसका यानी फर्स्ट उसके साथ यूज की जाएगी। अंडरस्टूड? चलिए कितना 48 मिनट। एक क्लासेस और लगेंगी, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस पे काम कराऊंगा। या तो 15-20 मिनट में ख़त्म ही हो जाएगा, ख़त्म करा दूँ, फिर सीधे नेक्स्ट सेशन प्रैक्टिस का ही रहेगा, कंप्लीट ही करा देता हूँ। कंप्लीट एपस्ट्रॉफ के बारे में ही पढ़ा देता हूँ। एपस्ट्रॉफ कोई साइन ये होता है और एस इसके साथ लगता है। अब कहाँ पे या एपस्ट्रॉफ सिर्फ, कहाँ पे ये यूज किया जाएगा, कहाँ पे सिर्फ इससे काम चलेगा, ये भी एक रूल है। सबसे पहले तो ये कि एपस्ट्रॉफ यूज कहाँ नहीं किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, साथ एपस्ट्रॉफ या एपस्ट्रॉफ एस यूज नहीं होता है। अब देखिए इसके भी एक्सेप्शंस हैं,
मतलब टाइम को, नेचुरल चीज़ों को छोड़ करके, है ना, जो नेचुरल फेनोमेना है या फिर नेचुरल जो प्राकृतिक से रिलेटेड चीज़ें, जैसे टाइम हो गया, पर्वत, पहाड़, पृथ्वी, ये हो गया, सन हो गया, तो इनके साथ यूज होगा। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ, जैसे टेबल legs have been broken by my brother, understood, by my brother, मेरे भाई के द्वारा टेबल के जो लेग्स हैं वो तोड़ दिए गए हैं। ये सही है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये क्या होगा, द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल, अंडरस्टूड। अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाता है, लिविंग थिंग्स के साथ तो होगा। और मैंने एक चीज़ बताया कि नेचुरल फेनोमेना हो या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई अगर वर्ड हो, जैसे टाइम वगैरह, वेदर, इनके साथ अपस्ट्रॉफी यूज होगा, अंडरस्टूड। द अर्थ, इसका एग्जांपल दे देता हूँ, द अर्थ एटमॉस्फेयर्स आर डिवाइडेड इनटू, ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है, यही होता है ना, 4 to 5, और आइनोस्फेयर इंटू 5, मेरे को खुद ही ध्यान है, 5 पार्ट्स। अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो 5 पार्ट्स में, अब अर्थ का एटमॉस्फेयर यहाँ पे ये करेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये हो गया अपस्ट्रॉफी से रिलेटेड पहला रूल कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जनरली हम अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं। राम्स ब्रदर हैज टॉप्ड द क्लास दिस ईयर टू। इस साल भी राम के भाई ने, यहाँ पे ये क्या है, लिविंग है, करेक्ट है, अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं, एपोस्ट्रोफी का नेक्स्ट रूल है कि इफ एनी पोजीशन, कोई चीज है, पोजीशन, उसके लिए मैंने लिखा है पोजीशन belongs to two persons, then apostrophe s will be used with the last letter one, LATTER, लेटर वन। अगर दो लोगों के, जैसे कि मान लीजिए राम एंड लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण, फादर, दोनों के पिताजी सेम ही थे। फादर हैज अराइव्ड इन द रूम to investigate whether his sons are studying or not। थोड़ी फास्ट लिखना पड़ रहा है क्योंकि क्लासेस को मैं टाइम पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ।
राम और पिताजी की अगर दोनों के पिताजी सेम हैं तो अपोस्ट्रोफ लास्ट वाले के साथ ही लगेगा, ये ही रूल है। समझ में आ गया? मेरा और मेरे भाई का दोनों का घर एक ही है तो अपोस्ट्रोफी दोनों एक ही साथ लगेगा। और ये जो नाउन है ये सिंगुलर होगा क्योंकि दोनों का तो एक ही है, पोजीशन दोनों का एक ही है। लेकिन अगर एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं तो, जैसे कि मेरी सॉरी राम्स एंड लक्ष्मण फादर्स इज नॉट कमिंग टुडे, आज नहीं आ रहे हैं मान लीजिए उनके पिता। ध्यान दीजिए अपस्ट्रॉफी दोनों के साथ लगा है और यहाँ पे भी ये प्लूरल है, मतलब कि इसका मतलब है कि राम के पिताजी अलग हैं, लक्ष्मण के पिताजी अलग हैं। तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट दो हो जाएंगे ना, दोनों के पिताजी आ रहे होंगे तो यहाँ पे आर होगा। अंडरस्टूड? अगर कहीं पे सही कर रहे हो आप तो टोटल चीज़ों को सही करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये रही आपके इम्पोर्टेंट रूल्स। एक और चीज़ लिख सकते हो, प्लूरल नाउन एस या ई एस के साथ, अगर कोई प्लूरल नाउन है उनके साथ एस या ई एस लगा है, ओनली एपोस्ट्रोफ विल बी यूज्ड, तब उनको साथ एपोस्ट्रोफ विल बी यूज्ड टू मेक देम पोजेसिव। पोजेसिव जैसे लड़कों का हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। अंडरस्टूड? ये करेक्ट है। ऑफिसर्स मेस, ऑफिसर्स अफसरों का मेस, सही है। अगर एग्जाम में कभी ऐसे दे दे कि ऑफिसर्स अपस्ट्रॉफी फिर एस लगा दे, मेस, गलत हो जाएगा। ये भी रूल ध्यान रखिएगा। अंडरस्टूड? चलिए आपका लगभग नाउन 80% टू 90% कंप्लीट हो गया है। जो 10% बचे हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं करवा दूंगा, है ना। मोर आपके नियर अबाउट 50 to 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर का ख़त्म होने के बाद करवाऊंगा क्वेश्चंस। तो अभी ये चैप्टर्स नाउन का कंप्लीट हो गया है। मेंस को ध्यान रखते हुए ये बनाया जा रहा है कि एक बार आपका पूरा रिवीजन भी हो जाए, रिवीजन के बाद एक आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना, जिससे थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाए एग्ज़ाम्स में। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही नहीं पढ़ना है ना, कि आपको सिर्फ ग्रामर में पढ़ा दिया और कहूँ कि फिर मैं ये रैंक हंटर्स एक वो चला रहा हूँ। ग्रामर कंस्टिट्यूट ओनली 30% ऑफ द एग्जामिनेशंस। 30% पार्ट को सिर्फ ये पूरा करता है ना। मैक्सिमम 50% तक 40% तक तो आपके वोकैबुलरी सेक्शंस पे काम करना पड़ेगा। वोकैब पे अगर आप काम नहीं करोगे, मीनिंग्स नहीं पता होंगे आपको, तो फिर आप अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि वो फिर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी आपका सर के ऊपर निकल जाएगा। अगर आपको सेंटेंस पैसेज में 15 वर्ड हैं आ गए हैं ऐसे, है ना, उनको उनके मीनिंग्स ही नहीं पता है तो क्या समझोगे आप पैसेज कहना क्या चाह रहा है, नहीं समझ में आएगा। तो वोकैबुलरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रामर टू क्रैक द एग्जाम्स या टू गेन द मैक्सिमम मार्क्स। अंडरस्टूड गाइस? चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।